समाज को जो चीज़ें हमारी परंपरागत हैं उनमें कहीं कहीं हमसे कई गलतियाँ भी हो रही हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है और कई परंपराओं को हमको जीवित रखने की भी आवश्यकता है। सवाल ये है कि आज इस जाति के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, हमारे कोल समाज के ऊपर एक खतरा जिसको हम लोग महसूस कर रहे हैं, सरकार और जो भी लोग हैं, जो तंत्र है, वो हमको बांटने का काम कर रहा है पूरे देश में। हम पूरे देश के कोलों की बात अगर करते हैं तो पूरे देश में हम कोलों को बांटने का काम किया जा रहा है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश को देख लें तो वहाँ का कोल जो है हरिजन के समान है, वहाँ पर आदिवासी का दर्जन है। बंगाल एक ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोलों का पूरे देश में प्रवेश होता है, या वहाँ से निकलकर, बंगाल से निकलकर पूरे देश में रहते हैं, पलायन करते हैं और अपने अपने प्रदेशों में अपने रीति रिवाज को अपना रहे हैं। तो बंगाल में भी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कोल को समानता से मिल रखा है। और बंगाल एक ऐसा प्रांत था जो भारत का सबसे बड़ा प्रांत, इससे बड़ा प्रांत भारत में नहीं है। तो भारत उसी प्रांत से, बंगाल प्रांत से एक देश अलग होता है जिसको बांग्लादेश बोला जाता है। बांग्लादेश में लगभग 2500 लोग रहते हैं जो आदिवासी हैं। उसी प्रांत से निकलता है बिहार, बिहार में कोल जो है आदिवासी है, और बंगाल से ही निकलता है उड़ीसा, ये प्रांत बनता है। तो उड़ीसा में भी कोलों को आदिवासी का दर्जा है, और अंत में झारखंड जो है वो बंगाल से अलग होता है, तो उनको आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। एक लंबी लड़ाई लड़ते वहाँ के कोल कि हमको आदिवासी माना जाए, बनाया जाए, तो 2003 में उनको आदिवासी का दर्जा मिला। इसी तरह महाराष्ट्र में भी जो कोल हैं उनको भी आदिवासी नहीं माना जा रहा था, तो वो भी लड़ते हैं और उनको भी आदिवासी का दर्जा मिलता है। फिर आए गुजरात में, तो गुजरात में जो कोली है, तो कोली 3 श्रेणियों में, वहाँ पर पिछड़ा वर्ग है, सामान्य वर्ग में है, और महादेव कोली जो है वो आदिवासी है। अब एक ही जाति को तमाम जो हमारे सामान्य श्रेणी, पिछड़ा वर्ग, हरिजन और आदिवासी, इन श्रेणियों में हमको बांट के रखा गया है। तो ये षड्यंत्र जो है हमारे कोल समाज के ऊपर। और एक और जो विडंबना देखे हमारे अपनी जाति में कि हमको आज मध्य प्रदेश में 25वें क्रमांक पे हमको रखा गया है, सूचीबद्ध किया गया है। तो सिंगल कोल है, एक ही कोल है, जबकि कोल जाति के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हम लोगों को ऐसा मानना है, समाज का ऐसा मानना है कि हम 7 गोत्र हैं, तो हमारे उन 7 गोत्रों को इसमें समाहित करने की आवश्यकता थी, मगर हमारे गोत्रों को इसमें समाहित नहीं किया। अब यदि आप गौड़ जाति पे जब हम दृष्टि डालते हैं तो गौड़ जाति अपने भीतर लगभग 49 गोत्रों को समाहित किए, तो उनके पूरे गोत्र जो हैं उस जाति के अंतर्गत है और मान है कि ये आदिवासी है। और हम लोगों को केवल सिंगल कोल, चाहे गुजरात का कोल ही हो, चाहे उत्तर प्रदेश का कोल हो, वो केवल एक ही कोल है, उसके साथ में गोत्रों का समावेश नहीं किया जाएंगे एक सड़े। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम उनमें शामिल कर सकते हैं? तो जब हम अपनी बात को, अपनी भूमिका को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तब ये सुधार हो सकता है। अब सरकारें या अन्य लोग जो हैं वो हमको बांट कर रखना चाहते हैं और वो काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। अब यहाँ पर जब गोत्रों की बात आती है, कोल में गोत्रों की बात आती है, तो आज ये एक गोत्री कार्यक्रम है। हम जिस भी गोत्र के हैं, यहाँ पर अन्य गोत्र का व्यक्ति नहीं है, हम 2 व्यक्ति को छोड़कर, मैं और हमारे फूफा जी जो हैं, हम आपके गोत्र से हट कर, चूँकि हम गोत्र को नहीं मानते, हम केवल जाति को
प्रमुखता से लेते हैं। हम जाति को मानते हैं कि हम इस जाति के लोग हैं और जितने भी गोत्र हैं वो सब हमारे भाई बंधु हैं, ये सब हमारा परिवार है। और इसको अगर हम मान कर चलें तो हमारी एकता और अखंडता कायम रह सकती है। दूसरे लोग, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि दूसरे लोग हमको तो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल भी हैं, मगर हम अपने गोत्रों में एक ही गोत्र में कब तक घूमते रहे? इस गोत्र से बाहर निकलकर दूसरे गोत्र से कब जुड़ेंगे? और ये जुड़ेंगे तब जब हमारे संबंध बनेंगे। और संबंध कैसे बनेंगे? जब हमारे रोटी बेटी के संबंध होंगे तब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब सवाल ये है कि हमारे पूर्वजों ने एक गोत्री व्यवस्था को कायम रखा और उस व्यवस्था को निरंतर अभी तक हम उसको चलाते आ रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि अगर हमको अपने अखंड गोल को देखना है तो हमको एक गोत्री परंपरा को दूर करना पड़ेगा, उनको मिलाना पड़ेगा। तो एक प्रयास हम लोगों ने जैसे सिहोरा में 7 मई 2014 को एक कोल महापंचायत का आयोजन हुआ। उस महापंचायत में यही निर्णय लिया गया था कि हम आज से सगोत्री विवाह की अनुमति देते हैं और यहाँ से प्रतिबंधों को हटाया जाता है। मगर चूंकि होता ये है कि पंचायत का जो फैसला है घर तक नहीं पहुँच पाता है, उसको पहुँचाने में जो भी असुविधा हुई या जो गलतियाँ हुई उसको दूर करने के लिए पुनः हम लोगों को अपनी इस व्यवस्था की ओर देखने की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने सदन हो गया, कोल टाइप फाउंडेशन हो गया और भी अन्य जो संगठन है, कोल समाज में जो संगठन चल रहे हैं, ये सारे संगठन जो हैं इस बात को लेके कि हम अपनी परंपरागत व्यवस्थाओं को कायम रखें। और कायम इसलिए रखना है कि यही एक परंपरा है जो हमको संविधान में हमको अधिकार देती है। भारत के संविधान बनने के पहले हमको ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक अधिकार मिला जिसको धारा 13(3) का अधिकार कहते हैं। स्वायत्तता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और स्वशासन व्यवस्था का अधिकार, ये धारा 13(3) का हमको देती है। अगर हम इस धारा के अंतर्गत काम करते रहे और इस धारा के अंतर्गत अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आगे बढ़ते रहे, तब तक तो हम आदिवासी हैं। और जिस दिन हमारा समाज इस धारा के अनुकूल नहीं चलेगा तो वही हश्र होगा जो उत्तर प्रदेश का हुआ। उत्तर प्रदेश का कोल जो है आज हरिजन की श्रेणी में है और वो लगातार संघर्ष कर रहा है कि हमें आदिवासी माना जाए। वहाँ पर सरकारें बदली, भाजपा की सरकार वर्तमान सरकार है, इसके पहले समाजवादी की सरकार थी, उसके पहले बीएसपी की सरकार थी, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। ये तमाम सरकार वहाँ पे राज करने के बाद भी वहाँ के लोगों को आदिवासी नहीं बनाया। तो वो तो चाहते हैं कि कोल जो इनकी ताकत है, कोल की जो समृद्धता है, कोल का जो वैभव है, कोल के जो परंपरागत नियम है, ये कोल भूला है। और हम संगठन के माध्यम से, कोल ट्राइब फाउंडेशन के माध्यम से निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को जानें, अपनी परंपराओं को जानें, अपने रीति रिवाज को जानें, पहचानें। और इन सब को जब हम जानेंगे, पहचानेंगे, तभी हम आदिवासी कहलाएंगे। अन्यथा हम भी कभी पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रख दिया जाएगा तो हम क्या कर पाएंगे। तो आदिवासी हैं हम, भारत के मूल निवासी हैं और भारतवर्ष में आर्यों के आने के पहले हम हैं। इस देश में अगर कोई सर्वप्रथम है तो वो कोल है। और कोल और भील, ये दो ही जातियां जो है भारतवर्ष में आदिवासी का बोध कराती हैं। अगर आदिवासी की कोई बात चले तो कोल और भील का ही नाम लिया जाता है, गोंड का नाम नहीं लिया जाता है। तो सर्वप्रथम जब हम कोल हैं, हमारा देश है, हमारी रीति रिवाज हैं, हमारी स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, हमारे संविधान है, तो इन सब को जाने पहचाने। हम लोगों ने जो खोज करी है, सदन का बहुत बड़ा योगदान है इस कोल को जोड़ने में, अन्य प्रदेशों में जाकर कोलों को खोजने में। तो जो चीज़ें हम लोग खोज रहे हैं, जो चीज़ें हम पा रहे हैं,
वो सारी चीज़ें हम समाज में बताना चाहते हैं। अभी लगभग हमने 28 गांव, 14 गांव, 24 गांव, तमाम ये जो हमारी 28 वाली जो पंचायतें थी, 84 वाली जो पंचायतें थी, इसको दुरुस्त कर रहे हैं। और यही अगर हम दुरुस्त कर पाए तो हम आदिवासी कहलाएंगे, क्योंकि ये हमारी परंपरा है। जैसा कि राजा कभी का राजा होता है, उसी तरह हमारे जो पंच महतो दिमाग की जो परंपरा है वो ऐसी ही परंपरा है कि दिमाग का लड़का दिमाग ही कहलाएगा, और गोटिया का लड़का गोटिया ही कहलाएगा, पंच का लड़का पंच ही कहलाएगा, और सिपाही का लड़का सिपाही ही कहलाएगा। इस परंपरा को हमको जीवित रखना है। अगर ये परंपरा हमसे छूट जाती है तो हम कहीं ना कहीं आदिवासी होने का बोझ खो देंगे। कोई भी सरकार आएगी, आपको किसी भी श्रेणी में रख देगी, आप चिल्लाते रह जाएंगे कि हम आदिवासी हैं, हम कोल हैं, हमको आदिवासी माना जाए, और ये तैयार नहीं। अब जो आदिवासी बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इतनी लंबित है कि वहाँ तक हम जा ही नहीं पाएंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश, बंगाल के लोग आज भी लड़ रहे हैं, तो सबसे पहले विधायिका होती है। विधायिका अगर इस बात को मान ले कि प्रस्ताव बना के पारित करके उसको विधायिका में मान करके राज्यसभा को भेजते हैं, राज्यसभा से लोकसभा को जाता है, और लोकसभा से उपराष्ट्रपति को जाता है, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पास में जाता है। जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तब आदिवासी होने का बोध होता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, मगर इस प्रक्रिया में हम न गुजरे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनके लिए ऐसा कुछ बना के चले जाएं कि वो हमेशा आदिवासी ही कहलाए, क्योंकि आज हम आदिवासी होने का बोध छोड़ते जा रहे हैं। हमारी जो रीति है, रिवाज है, देवी है, देवता है, शादी है, विवाह है, जो हमारे गीत हैं, नृत्य हैं, ये तमाम चीज़ें कोलों के हिस्से से निकलते जा रही हैं। कोल समाज से आधुनिकता की जो ये दौड़ लगी हुई है, आधुनिकता के कारण हम अपनी परंपराओं को कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं, और इन्हीं परंपराओं को बचाए रखेंगे तभी हम आदिवासी कहलाएंगे। और आदिवासी होने के लिए हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको मशक्कत न करना पड़े, उनको संघर्ष न करना पड़े। इसलिए आज आवश्यकता ये है कि हम अपने जो एक गोत्रीय मापदंड है हमारे, इस मापदंड को भी अपनाते हुए, दूसरे गोत्रों को भी अपनाते हुए, सबको समाहित करते हुए आगे की यात्रा हम करें। और अगर हम इस समाज में जिंदा रहना चाहते हैं तो कहीं कहीं जो आज हमारे समाज का, पूरी आदिवासी समाज का जो मृत्यु दर है वो निरंतर घटती जा रही है। उसमें सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आज जैसे भाई साहब के जो परिवार के सदस्य गए हैं, मैंने भाई साहब से पूछा तो उन्होंने 90-85 की बताई। आने वाला जो हमारे समाज का स्तर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। हमारे बीच में जो असमय मौतें होने लगी हैं, असमय मौतें इतनी मतलब आधे पे, ये जो 90 साल की उम्र में हमारी मृत्यु है वो 45 साल में आ गए, तो हम आधे में मरने लगे। हमारा समाज जो है, जब हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, इसका आंकलन करते हैं, तो ये पाते हैं कि हमारी जो मृत्यु दर है वो बहुत तेज़ी से, मतलब नीचे की भी ओर आ रही है और ऊपर की ओर भी जा रही है। हम मृत्यु के गाल में समाने के लिए हम 45 से 50 साल के भीतर जाके खड़े हो जा रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है। अगर यही डर रही तो ये समाज का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जो जनगणना होनी है, जातिगत जनगणना होनी है, और उस जातिगत जनगणना में जब हमारी संख्या, आज हम कटनी जिले में लगभग हम 1.5 लाख की आबादी के कोल होते हैं, और ये 1.5 लाख का कोल अगर एक जगह एकत्रित हो जाए, एक बात पे मान जाए, एक झंडे के तले आ जाए, एक विचारधारा के तले चले आए, तो हम जो भी चीज़ें करना चाहें वो हम इस संगठन के माध्यम से कर सकते हैं। क्योंकि इस समाज के पास में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास में आर्थिक हमारी कमी है, सामाजिक जो हमारी कमी है, हमारे पास में शैक्षणिक शिक्षा की कमी है।
तो जो कमी का जो मतलब ये गरीबी का जो मापदंड है वो कोलों के पास है। और कोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि जब चाहे जिसको जो कुछ करना हो, जैसे एक घटना का जिक्र है कि कोल के ऊपर मूत दिया गया, मगर कोल जो है इसके मूतने के बाद भी हम आक्रोशित नहीं होते, हमें गुस्सा नहीं आ रहा। तो कब गुस्सा आएगा? हमारे साथ बलात्कार हो रहे, हमारी जमीनें छीन ली जा रही, हमारी आदिवासियत पे खतरा है। तमाम ये जो दुख के कारण हैं आने वाले समय में और गहरे होंगे, इन्हीं सबको हमको बचाए रखने के लिए मैं आज हम सदन और जैसे हमारे पीपल जी तमाम ऐसे लोग लगे हुए हैं कि इस समाज को कैसे बचाया जाए और इस समाज को कैसे विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसी प्रयास में हम लगे हुए हैं। मैंने आपका कीमती समय लिया और इस श्रद्धांजलि सभा में मैं दिवंगत आत्मा को यही प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ पे